जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। एक आकर्षक निवेश के साथ साथ NPS समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम जयंतो। थैंक यू वेरी मच। और अब हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Key domestic indices surge more than 1%. Sensex closes at 70,514. Nifty settles at 21,183. Ministry of Coal demonstrate outstanding achievements in procurement, surpasses target this fiscal. US major indices climb more than 1%. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक 1% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स 70,514 पर और निफ्टी 21,183 पर हुए बंद। कोयला मंत्रालय ने सरकारी खरीद में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की। मौजूदा वित्त वर्ष में लक्ष्य को किया पार। और अमेरिका के प्रमुख सूचकांक 1% से अधिक के उछाल पर हुए बंद। प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज 1% से अधिक के उछाल में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.34% की भारी वृद्धि से 930 अंकों की छलांग लगाता हुआ 70,514 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.23% की तेजी से 256 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 21,183 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी आज बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1.06% की तेजी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.62% की वृद्धि दर्ज हुई। The key domestic indices surged more than 1%. The BSE Sensex gained 930 points or 1.34% to finish at 70,514. The Nifty also climbed 256 points or 1.23% to end at 21,183. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.06% and the small-cap index rose 0.62%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 companies appreciated while 8 companies declined.
Tech Mahindra climbed 3.9%, Infosys rose 3.6%, and Wipro gained 3.5%. On the other hand, Power Grid fell 2%, Nestle India declined 1%, and JSW Steel lost 0.38%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gains except consumer durables sector, which lost 0.2%. Realty sector surged 3.8% and information technology rose 3.2%. Tech sector gained 2.7% and financial services added 1.4%. The overall market breadth was positive as the shares of 2,026 companies appreciated while those of 1,748 declined. A total of 118 companies remain unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 33 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक मंदी के साथ 102.42 पर था। जयंत, तो आज एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है स्टॉक मार्केट्स के लिए। सेंसेक्स 70,500 के ऊपर पहुंच गया है, 930 पॉइंट्स की तेजी आई है। निफ्टी भी 21,000 को पार करके 21,183 पर बंद हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को? क्या इसके प्रमुख कारण मानते हैं? एंड इफ यू जक्सटपोज विद आवर थर्ड हेडलाइन, यूएस में भी 1% से अधिक की तेजी आई है। वहां के बाजारों में कैसे आप देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, आज मुख्य तौर से हम पिछले 2 दिन पहले भी ये डिस्कस किए थे कि अगर विदेशी बाज़ारों में खासकर यूएस मार्केट में एक रेट कट के ऊपर अलग से चर्चा भी चल रहा था कि उन्होंने अपना ओवरव्यू में रेट कट का स्थगित करने का रेट इंक्रीज का स्थगित करने का बात कब करेंगे और रेट कट का बात साथ बाद में आया। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब हिस्टोरिकली देखें पिछले 1 साल का दौरान, ये उम्मीद था कि सितंबर अक्टूबर तक जाके जो रेट इंक्रीज हाइक जो हो रहा था टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द यूएस मार्केट्स, उसमें कहीं कहीं जाकर स्टेबिलिटी आने का बात हो रहा था, लेकिन हुआ नहीं पाया था। और इस वजह से लोग काफ़ी सारे डिस्कशंस में थे कि कब दिस रेट कट at least will be announced, if not immediately done. तो उस उम्मीद से अब जो अलग से जो स्टेटमेंट आया है जहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ बताया। एक तो ये है कि रेट हाइक फिलहाल टेम्परेली विल बी स्टॉप्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो देयर शुड नॉट बी एनी न्यू रेट इंक्रीज। और साथ में जिसको हम कहते हैं डबल वैमी, कि 2024 में वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 राउंड्स ऑफ रेट कट्स शायद अनाउंस किया जाएगा। इस ऑब्वियसली एक ट्रिगर मार्केट को बहुत ज़रूरी था इस साथ में, और ये नहीं कि लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, बेशक उम्मीद कर भी रहे थे, लेकिन जब उम्मीद का साथ साथ जब एक स्टेटमेंट ऑफिशियली भी आ चुका था तो उसका रिएक्शन आज हम विदेशी बाज़ारों में भी देखे कल रात को, और आज भारतीय बाज़ार जब स्टॉक मार्केट जब खुले उसका भी नतीजा हम देखे। करीबन एक टाइम था जहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स प्लस उछाल था मार्केट में, फाइनली सेटलिंग डाउन टू अराउंड 930 पॉइंट्स जंप। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द लैंडमार्क माइलस्टोन्स वंस अगेन। कहना बहुत क्लीशे लगता है, अभी पिछले 2 महीना का दौरान लगातार मार्केट एक नया ऊंचाई कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और मैं मानता हूं इस वक्त मार्केट में जो अलग से धीमी बना, जो मोमेंटम बना हुआ है, अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स रातों रात आ जाता है, डोमेस्टिकली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू सस्टेन द 66,000-67,000 प्लस लेवल्स। 70,000 के ऊपर कितना सस्टेन कर पाएंगे वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा ऐसे लंबे दौर के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन, सस्टेन प्रॉफिट बुकिंग सेशन आते हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग देखे कि थोड़ा बहुत मार्केट में नरमी था, मार्केट स्टेबल था एट दोज लेवल्स, बट मैं मानता हूँ एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन भी आएगा जहाँ पे शायद लोग उम्मीद कर रहे, जैसे प्रोग्राम का पहले राजेश हम बात कर रहे थे कि शायद कुछ फिर से वापस हम कुछ ब्लू चिप्स जो हम सोच रहे थे जिस दर में मिलना, वो दर में शायद हम मिल सकते कि नहीं। So we'll be going in for a short commercial break at this point of time, and we'll be back with you very soon. जीवन में स्थिरता के साथ साथ एनपीएस आपको आर्थिक आजादी भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की।
मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We're in conversation with Jayanta Das, business analyst, and we've been talking about how the markets are behaving. And the reasons, apart from what you have mentioned, Jayanta, are also the upgrade in India's GDP forecast, ease in global oil prices, and the RBI decision to clamp down inflation to the target level that was decided, which I believe has led to this broad-based rally. And also the outperformance in the realty and IT sector. What's your take on that? Well, that's an interesting take because I think after a long time, people were quite happy with how the IT stocks moved, specifically today. I mean, after a long drought. Not that they were not moving, but quite pronounced movement upwards. Now, with rate cuts being imminent in 2024, I think one of the direct beneficiaries will be these IT companies, a host of them who are doing business in the Western markets in a huge manner. And that's where I guess the bulls might once again be drawn back to the IT sector. Now, we were speaking of IT stocks and specifically the bellwether stocks to come back to glory. They would have taken some 24 to 30 months, which we were discussing in the month of June and July. Right. I think that will be happening much more sooner than later, and we do expect some good momentum. So here comes an important information whereby we have kept our IT stock preferences to be gone in only if you have an investment horizon of 36 to 48 months. I believe you can do it much more earlier because I do believe there would be some good upward movement in IT stocks at least in the coming 12 months. And the bulls would certainly be coming back. I mean, there was almost a lack of bulls, which we all know in the IT stocks, and I think the chances of them coming back are quite high now. एंड और सेक्टर्स कौन से ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स? राजेश ने अभी रियल्टी सेक्टर के बारे में बात बेशक की है, and I think it warrants a very important comment because पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें 1-1.5 साल 2 साल के करीब हो गया है, रियल्टी सेक्टर में वापस उछाल आया हुआ है, खास करके क्वालिटी रियल्टी स्टॉक्स में. तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. एंड इन्वेंट्री देश में उतना कुछ अभी इस वक्त गुड इन्वेंट्री उतना कुछ बचा नहीं है. हालांकि देर आर स्टिल थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, नॉट थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जिसमें शायद हम देखें भाई विवाद चल रहा है, स्लो डिस्पेंसेशन वगैरह चल रहा है. लेकिन मोटी तौर से मैं मानता हूँ कि रियल्टी सेक्टर इज़ अ गुड सेक्टर इफ़ यू हैव गुड आइडेंटिफाइड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन ओवर देयर. दूसरी है बात किस सेक्टर प्रमुख. अगर मैं अगले 6 महीने का बात करूं तो इमीडिएटली फाइनेंशियल सर्विसेज इज़ वन ऑफ माई ऑलवेज प्रेफर्ड सेक्टर. और अगर आप देखें बैंक निफ्टी का प्रदर्शन, खास करके PSU बैंक्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा पिछले 1.5 साल का दौरान. और लगातार लॉट ऑफ दिस कंपनीज PSU सेक्टर में हैव गॉट अ ह्यूज अपवर्ड पोटेंशियल. अगर आप उनका PE कंपेयर टू सेक्टरल PE कंपेयर करें, हम लोग यहाँ पे स्टॉक्स का नाम नहीं लेते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लेंगे आप अपना भी वहाँ पे ढूंढ मिल जाएगा आपको स्टॉक्स का नाम. तो देयर इज़ अ ह्यूज हेडरूम जहाँ पे इंप्रूव हो सकता है विद वेरी गुड बॉटम लाइन फिगर्स. एक तो ये. दूसरा ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर में आई बिलीव इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी क्वाइट डोमिनेंट इन द ईयर 2024. वी आर हार्डली 2 वीक्स अवे फ्रॉम 2024. सो 2023 का आई थिंक स्वान सॉन्ग हमें शुरू कर देना चाहिए. 2024 के बारे में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और ये भी साथ में कहावत है कि एक छोटी सी सवाल सब श्रोताओं के मन में है कि भाई लोग सांता क्लॉज रैली, आपने शायद सवाल भी किए थे पिछले बार हम जब प्रोग्राम में आए थे. तो मैं मानता हूँ कि सांता क्लॉज रैली तो पिछले 3-4 हफ्ते दौरान चल रहे हैं हम लोग को मार्केट में. इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आई मीन इट्स बीइंग ग्रीडी इफ यू आर आस्किंग फॉर मोर. बट ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ ऐसा तो नहीं है सांता क्लॉज की तरह वन से ही आएगी. वन से ही आएगी, बिल्कुल. वो हम लेट्स होप नॉट. दैट्स समथिंग वी डोंट वांट टू विश. बट आई बिलीव दिस इज़ अ गुड स्टार्ट. अगर आप टिपिकली क्रिसमस का पहले लोग अगर उसको इंडिकेट करना चाहते हैं, आज का रैली इज वन ऑफ दोस एक हफ्ते का दौरान ना होके एक दिन में 1000 अंक उछाल. So, आपको लगता है कि FIIs आर आल्सो फर्मली नाउ बैक इन इंडियन मार्केट? वहां पर US बॉन्ड यील्ड्स भी गिर रही हैं, तो क्या आकर्षण बढ़ गया? FIIs का लगातार ये रीअसेसमेंट ऑफ फंड्स स्ट्रेटेजिकली हमेशा होता है. और जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज रनिंग इनटू इलेक्शंस वेरी सून. अगले 3-4 महीने का दौरान, 5 महीने का दौरान इलेक्शंस होना है. और मैं पिछले हफ्ता भी एक आंकड़े आपको बताया था कि भाई लगातार 5 जनरल इलेक्शंस अगर आप ले,
उस जनरेशन का 6 महीना का पहले का आप रैली देखें तो हमेशा 6 से लेके 19% तक उछाल स्टॉक्स में आया हुआ है. तो होपफुली दिस टाइम ऑल्सो इट विल नॉट बी डिफरेंट. खास करके जो राज्य का कुछ नतीजे आया है अभी कुछ दिन पहले, उसका बाद हम स्टॉक मार्केट में फिर से उछाल देखे थे, जहाँ पे लोग मानते हैं कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट और स्टेबिलिटी बिल्कुल और साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एक कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ भाई नीतिगत रूप में ज़्यादा पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, इधर उधर वक्त या फर्क नहीं आना चाहिए. तो उस दौरान मैं मानता हूँ कि 2024 के दौरान जो इलेक्शन ईयर है उसमें भी सिर्फ घरेलू निवेशक नहीं, जो विदेशी निवेशक है उनका भी अलग से रुचि बना रहेगा. What's your take on the mid-cap index, which today gained 1.06% and small-cap index rose 0.62%? See, They've been small-cap- doing pretty well. Small cap and mid cap had quite a good distributed growth in the last 8 to 10 weeks. And especially if you ask me, it was some of the blue chips which missed the rally. Once again, we are not allowed to take So what stock would your names. advice be to the investors? My advice has always been very consistent in terms of small caps, large caps, mid caps, wherever you are. There are always stocks to buy at whatever levels the Sensex is. So don't differentiate or don't abstain from buying if you have good stocks marked in. That's the first part. And second part is any investment you're doing should mark a investment period of what you're doing. You can't enter into an IT stock with a 3-month period at this point of time. So don't do that. Similarly in the small cap As you sector said, also, 36 months or 48. yeah. So Okay. have those periods in mind, and based on that you invest in the specific sectors. Very quickly, Fed Chair Jeremy Powell said that the Fed is aware of the risks of keeping rates higher for too long and lowering them too late. Should we read this as a philosophical statement, No, or I a think- statement I which was indicative of bolstering expectations of a rate cut? If you ask me very frankly, I don't think Mr. Powell distantly has any interest in philosophy or expressing anything philosophically when he speaks out. He speaks his mind. What we have, I think, is the first time, if not the first time, at least first time in the recent past, the last 10 years, where people are trying to read in too much into his expressions, into his words, into his statements. I think the man has been very fair in not mincing words. So it's only us as in investors, analysts and the media who have been trying to interpret, reinterpret and extendedly keep on interpreting what he means and what he says and things like that. And that's how people play up, I think. But if you give him a fair thing in the market, two important things, Rajesh, a lot of people have missed out in the speech which he gave or in the statement. One is he speaks of, don't think the fear of recession has just floated away in thin air. It has not. It's still a reality in 2024 where people have missed out on that. And secondly, what he said was, I still don't believe we have managed it really well in terms of bringing the inflation down, comparison of pari passu with your people not losing their jobs. Okay. So he says it has been a soft landing, but it's not has been what as per the expectation. So these are two important things. If you really want to read in between the lines, it's important to understand what he says. और एक स्टैटिस्टिक है, म्यूचुअल फंड्स जो भारत के म्यूचुअल फंड्स हैं वो 2023 में टॉप 20 स्कीम ऑफर्ड मोर देन 45% रिटर्न्स. आप म्यूचुअल फंड्स में सिप को अभी भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानेंगे लॉन्ग टर्म? देखिए पिछले 10 साल से मेरे को याद है कोई भी एड म्यूचुअल फंड्स का आता है तो एक बड़ा सा डिस्क्लेमर आता है. डिस्क्लेमर से डर जाते हैं. परफॉर्मेंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फ्यूचर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द ओनली थिंग वी नीड टू फोकस. ये अच्छी बात है कि मार्केट का इस तरह का उछाल का वजह से म्यूचुअल फंड्स का रिजल्ट्स एंड ऑल हैव बीन रियली ग्रेट. और हम सबको पता है कि हमारा जो खुदरा निवेशक है, जो श्रोता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हमारा है, वो 90% अपना फंड्स जो है थ्रू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं. लेकिन एज आई सेड, पास्ट परफॉर्मेंस इज डिस्टेंटली नो वे एग्जाम्पल और रिप्रेजेंटेटिव व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फ्यूचर. लगातार मैं बताता हूँ 12 से लेकर 18% अगर आपको ब्याज वापस मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट से, यू आर डूइंग फिनोमिनली वेल. और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें. 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है. किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं. सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है.
मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back. The Ministry of Coal, along with its public sector undertakings, has demonstrated outstanding achievements in procurement through the Government E-Marketplace, GEM, for the fiscal 2023-24. By surpassing set targets, the Ministry of Coal demonstrates a commitment to efficient and transparent procurement practices. As on December 10, 2023, in the current fiscal 23-24, GEM's provisional procurement by the Ministry and its Central Public Sector Enterprise, CPSE, has reached rupees 34,524 crore, exceeding the target of rupees 21,325 crore with a remarkable 162% achievement rate. GEM authorities have informed that Coal India Limited and its subsidiaries are leading among all CPSEs of the country in GEM procurement. Also, Ministry of Coal is presently at second position in overall procurement through GEM among all central ministries and departments. It is expected that by the end of this financial year, Ministry of Coal will be at first position. और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य देश मुक्त व्यापार पर समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों की मंत्री सुश्री हेलेन बुडलिगर अर्टिगा ने कहा कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों पक्ष इस समय समझौते को लागू करने के प्रति काफी हद तक सहमत हैं। हालांकि सुश्री हेलेन अर्टिगा ने मुक्त व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने की समय सीमा पर कोई टिप्पणी नहीं की। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एक व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें 4 यूरोपीय देश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है ये फ्री ट्रेड पैक्ट हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए? देखिए, व्हाट आई पर्सनली फील इज़ फ्री ट्रेड पैक्ट एज अ इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमेशा विद इन डील्स देयर डील्स। और ये ज़रूर है कि नीतिगत रूप से एक फ्री ट्रेड पैक उछाल आता है, उसको उत्साह भी लेके आता है व्यवसायों में, देशों का बीच में। बट इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ ट्रू इंटेंशन ऑफ गोइंग एट विद फ्री ट्रेड पैक्स, नेशंस हैव ऑलवेज फेल्ड टू डू सो। अगर आप पिछले 30, 40, 50 साल का अगर आप हिस्ट्री देखें तो सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि एक तो है अनाउंस करना, दूसरा ज़मीनी रूप से आप कितना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, वो एक अच्छा चुनौती मेरे सामने सबका सामने है, ताकि दोनों पक्षों के हित बने रहें। बिल्कुल। आइए रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% की वृद्धि दर्ज हुई। हांगकांग का हैंगसेंग 1.1% की बढ़त में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% के फायदे में रहा। दूसरी ओर जापान के निक्केई सूचकांक में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.2% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताज़ा समाचार मिलने तक यहां बढ़त का रुख था। लंदन का फुट्सी 2.1% के उछाल पर था। फ्रांस का कैक 1.3% की तेजी पर था और जर्मनी के डैक्स में 0.7% की बढ़त चल रही थी। All 3 major US indices surged higher yesterday. The Dow Jones Industrial Average gained 1.4%. The Nasdaq Composite Index and S&P 500 both rose 1.2%. We've discussed the US markets in detail, Jeta. In coming days, what are your expectations? This positivity that we have seen in the markets, you think will continue in the coming days? Well, obviously, see, in terms of US data, the economy has been doing quite well despite the high inflation rates. What we believe is there will be a sustenance of that energy and vigor, which is an important component in any economy in that sense. And let's also not forget US is also not too far away from elections. No. So there would be some policy support and things like that happens. It happens world over in every election time we see. That's how governments work, operate and demonstrate
their commitment to the nation's growth. But the latest report says that the consumer prices remains persistently high in the US. In such a given scenario, is that the reason why the Fed chair is reluctant to signal that policymakers are prepared to cut rates? See, the Fed head obviously has to show more than in a more than stern way his cautious optimism of the state of affairs, and that's why he has not gone overboard claiming victory or using those words. And as he said, we did a soft landing and we still didn't manage the way we would have loved to manage it, if I'm rightly quoting his words. What's important to understand at this point of time is things have not been wished away. What we keep on forgetting is, since we have waited so long, so even a moderate news, we think it's a real bright spark to look forward to. No, it's not. It's just a pause to what he has been doing. He has never once said rate cuts are not going to happen. He has kept it in the horizon. He's kept it away. He has never said that rate cuts are not going to happen in the next 3 months. But what he has certainly said is there will be 3 rate cuts happening in 2024. Now, will they come in as early as March? Will they come in as early as June? Is something what Fed will take a call based on your inflation, red signal which you have rightly put up. Moving on, the oil prices rose today in intraday trade. Brent crude was trading at $75.48 per barrel, while the U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $70.58 per barrel when reports last came in. क्या कहेंगे आप ब्रीफली ऑयल प्राइसेस के जो अभी करंट लेवल्स हैं दे आर कंफर्टेबल फॉर इंडिया एंड अगले वर्ष के लिए प्रेडिक्शन है $83 पर बैरल एवरेज प्राइस वो हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा सोनू आई हैव बीन क्वाइट अ पेसिमिस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑयल प्राइसेस not in terms of higher lower prices but in terms of consistency of oil prices and any focus or in terms of interpolation of figures कि क्या प्राइस हो सकता है वजह एक मुख्य वजह यह है कि कोई भी ऑयल कार्टेल अगर आप नज़दीक से देखेंगे प्रोडक्शन का ऊपर कमिटमेंट वो लोग बेशक नहीं रखते जी आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 1,302 रुपए महंगा होकर 62,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 3,368 रुपए की बढ़त से 74,900 रुपए प्रति किलो पर थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,996.60 प्रति आउंस पर था चांदी भी बढ़त के साथ $24.32 प्रति आउंस पर थी समय समाप्त हो रहा है सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सोनू Thank you for being with us, Jento. And before we close the headlines once again, key domestic indices surge more than 1%. Sensex closes at 70,514. Nifty settles at 21,183. Ministry of Coal demonstrate outstanding achievements in procurement, surpasses target this fiscal. And US major indices climb more than 1%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. मिलिए एक और दान बहादुर से इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट पक्का है गाड़ी भी पक्की मार्केट में रिस्क हमेशा होता है कोई गारंटी कैसे देगा आप छोड़ो ना और आप हाथ धो लो पैसों से गारंटीड रिटर्न्स धोखा है स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें दान बहादुर न बने हाँ अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है किसी भी पीओपी जैसे बैंकों एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है